वेलकम टू स्टडी पॉइंट। दोस्तों इस वीडियो में हम बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस एग्जाम के लिए बिहार जीके की वीडियो देखने वाले हैं। दोस्तों कुछ दिन से हम बिहार की वीडियो आपको नहीं दे पा रहे थे। दोस्तों इस वीडियो में बिहार के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 प्रश्न देखने वाले हैं और वीडियो के अंत में हम आपसे प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो वीडियो को लास्ट देखिएगा। अगर आप चैनल पहली बार हैं जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि हमारे चैनल पर दोस्तों आपको जो है लगातार वीडियो दी जाती है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है, इसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 प्रश्न मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो देखिए पहला हमारा प्रश्न है, सुमागधी के नाम से बिहार में किस नदी को जाना जाता है। बिहार में सुमागधी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा सकरी नदी। देखिए जो सकरी नदी है इसे बिहार में सुमागधी के नाम से जाना जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सकरी नदी। दूसरा प्रश्न है, लखनदेई और करनाली के नाम से किस नदी को जाना जाता है। तो देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लखनदेई और करनाली के नाम से बिहार में किस नदी को जाना जाता है। तो देखिए जो घाघरा नदी है, घाघरा नदी को बिहार में लखनदेई और करनाली के नाम जाना जाता है। और आप सभी को पता है कि घाघरा को ही हम सरयू के नाम से भी जानते हैं। घाघरा को ही हम सरयू के नाम से जानते हैं। तो ये भी पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट रूप से याद रखना है। तो देखिए घाघरा के 4 नाम हो गए, एक घाघरा, सरयू, लखनदेई और करनाली। तो इन चारों का नाम आपको याद रखना होगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया हमारा? घाघरा या फिर सरयू नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, इंद्रपुरी बैराज का निर्माण 1968 में किस नदी पर किया गया। तो आप सभी को पता होगा, अगर नहीं पता है तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखिए जो इंद्रपुरी बैराज है इसका निर्माण 1968 में सोन नदी पर किया गया था। सोन नदी पर किया गया था, सही आंसर क्या हो जाएगा? सोन नदी पर जो है इसका निर्माण किया गया था। बात करें कि सोन नदी का उद्गम कहाँ होता है, तो सोन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है, आपको याद रखना है। सोन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक की जो पहाड़ियों से इसका होता है उद्गम, और फिर यह बिहार में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है, चौथा नंबर प्रश्न। देखिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत का सिराज या फिर सिराजे हिंद के नाम से किस नगर को कहा जाता है। देखिए भारत का सिराज या फिर सिराजे हिंद के नाम से किस नगर को जाना जाता है? सही उत्तर हो जाएगा जौनपुर। देखिए जौनपुर वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसे भारत का सिराज कहा जाता है। अब देखिए प्रश्न यहाँ से ये बनता है कि जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी। तो आप सभी को देखिए याद रखना है, फिरोज शाह तुगलक ने कुल 300 नगर को बसाए थे। फिरोज शाह तुगलक ने कुल 300 नगर की स्थापना की थी, जिनमें फिरोजपुर, फतेहाबाद, फिरोजाबाद, हिसार और जौनपुर देखिए प्रमुख है। तो फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जूना खां, देखिए मोहम्मद बिन तुगलक का ही नाम जूना खां है, तो जूना खां की याद में जो है फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर नामक नगर की स्थापना की थी। तो यह अपने स्थापत्य कला के लिए ही सिराजे हिंद या फिर भारत का सिराज कहा जाता है। तो यहाँ से इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, मिथिला शैली में मछली की आकृति किसका प्रतीक है। मिथिला शैली में मछली की आकृति किसका प्रतीक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कामोत्तेजना, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। तो देखिए प्रथम बौद्ध संगीति जो सभा है यह किस नगर में आयोजित की गई थी। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा राजगीर में आयोजित की गई थी। सही आंसर क्या हो जाएगा? राजगीर। अगला प्रश्न है, रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां किस अभिलेख में वर्णित है। रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां किस अभिलेख में वर्णित हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जूनागढ़ अभिलेख में जो है रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां जूनागढ़ अभिलेख में वर्णित हैं। अगला प्रश्न है, अशोक को बुद्ध शाक्य किस अभिलेख में कहा गया है। अशोक को बुद्ध शाक्य किस अभिलेख में कहा गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा मास्की अभिलेख में। अब देखिए बात अशोक की आई तो अशोक से कई प्रश्न बनते हैं। अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक था मौर्य वंश का शासक और यह चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। इतना याद रखना है। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में जो है 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा और कलिंग के युद्ध के बाद से इसने युद्ध से संन्यास ले लिया और बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया और अपना जो संपूर्ण जीवन है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में ही बिता दिया। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है अशोक से। अगला प्रश्न है, अशोक को प्रियदर्शी किस अभिलेख में कहा गया है। अशोक को प्रियदर्शी किस अभिलेख में कहा गया है? तो देखिए जो भाब्रू अभिलेख है, भाब्रू अभिलेख में अशोक को प्रियदर्शी का नाम दिया गया है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? भाब्रू अभिलेख। 10वां प्रश्न है, पार्श्वनाथ ने गृह त्याग किस आयु में किया था। तो देखिए पार्श्वनाथ ने गृह त्याग किया था 30 वर्ष की आयु में। अब देखिए पार्श्वनाथ थे कौन? पार्श्वनाथ जो थे जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ
जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए महावीर स्वामी, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो ये पॉइंट याद रखना है। 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। अगला प्रश्न है, राज्यपाल राष्ट्रपति से राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश किस अनुच्छेद के तहत करता है, यानी कि किस अनुच्छेद के तहत किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 356। देखिए, राज्य में कानून व्यवस्था के सही ढंग से न चलने पर जो राज्यपाल है वह राष्ट्रपति से 356 अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है। तो राष्ट्रपति शासन 356 में लगाया जाता है, ये याद रखना है। इसके अलावा जो हमारा 352 अनुच्छेद होता है, 352 के अंतर्गत जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। और अनुच्छेद जो हमारा 360 होता है, अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। देखिए, आपको 3 याद रखना है, 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 में जो है वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। भारत में वित्तीय आपातकाल आज तक कभी भी नहीं लगाया गया है, याद रखना है। और सर्वाधिक बार जो राष्ट्रपति शासन है वह पंजाब में लगाया गया है, ये भी याद रखना है। पंजाब में सबसे अधिक बार राष्ट्रीय शासन लगाया गया है। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अनुसार की जा सकती है। तो देखिए, मैंने जैसा भी आपको बताया, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत किया जाता है। 352 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ का संकलन तृतीय बौद्ध संगीति में किया गया। तो देखिए, तृतीय बौद्ध संगीति में अभिधम्म पिटक का जो है संकलन किया गया था। आपको पता होगा बौद्ध धर्म में 3 पिटक है जिन्हें हम त्रिपिटक के नाम से जानते हैं। आपको इन तीनों का नाम याद रखना होगा। त्रिपिटक कौन कौन से थे? देखिए, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। और इनमें से जो अभिधम्म पिटक था इसका संग्रह तृतीय बौद्ध संगीति में किया गया था। तो तृतीय बौद्ध संगीति में अभिधम्म पिटक का संग्रह किया गया था, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का नियम किस ग्रंथ में वर्णित है। तो देखिए, जो बौद्ध धर्म का नियम है वह विनय पिटक में इसका वर्णन मिलता है। विनय पिटक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या किस ग्रंथ में है। तो देखिए, इन तीन पिटकों का जो त्रिपिटक है इनके बारे में प्रश्न बनते हैं। तो जो हमारा दार्शनिक व्याख्या है वह अभिधम्म पिटक में इसका वर्णन किया गया, तो याद रखना है। जो नियम है वो विनय पिटक में और दार्शनिक व्याख्या है वो अभिधम्म पिटक में इसका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, पहली बार महाजनपदों की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है। देखिए, जो 16 महाजनपद थे जिनमें अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, ये सभी हमारे सब मिला के 16 महाजनपद होते हैं। और 16वें महाजनपद पर दोस्तों मैंने एक वीडियो दिया था कि 16 महाजनपद कौन से हैं, इनकी राजधानी कौन सी, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो जो 16 महाजनपद थे इनकी जो सबसे पहले जानकारी मिलती है वह अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र से मिलती है। किससे मिलती है? भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में कालिदास किस लोक कवि को माना जाता है, यानी कि बिहार का कालिदास किस लोक कवि को कहा जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा भिखारी ठाकुर। भिखारी ठाकुर को बिहार का कालिदास के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार के सूबेदार दरिया खान नुहानी ने किस लोदी शासक के समय में विद्रोह किया। तो देखिए, बिहार के सूबेदार दरिया खान नुहानी ने इब्राहिम लोदी के जो शासन काल में है विद्रोह कर दिया था। आप सभी को पता होगा इब्राहिम लोदी लोदी वंश के अंतिम शासक थे और 1526 में जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में ही पानीपत का प्रथम युद्ध भी हुआ था। तो ये पॉइंट याद रखना है। देखिए, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी, इतना आपको याद रखना है। और इसी के शासनकाल में बिहार के सूबेदार दरिया खान नुहानी ने जो है विद्रोह कर दिया था। अगला प्रश्न है, किस लेख से पता चलता है कि अशोक ने मनुष्यों और पशुओं के लिए अलग अलग चिकित्सालयों की स्थापना करवाई थी। यानी कि किस अभिलेख से यह पता चलता है कि अशोक ने मनुष्यों और पशुओं के लिए अलग अलग चिकित्सालय की स्थापना करवाई थी। तो इसकी जानकारी मिलती है गिरनार अभिलेख से। गिरनार लेख करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का देखिए हमारा अंतिम प्रश्न क्या है, किसकी सलाह से मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। तो आप सभी को पता होगा जो राज्यपाल के मुख्य सलाहकार होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं और मुख्यमंत्री की सलाह से ही राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? मुख्यमंत्री। तो आइए आज का प्रश्न देख लेते हैं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो देखिए, आज का हमारा प्रश्न है कि जो नील नदी का उद्गम कहाँ से होता है।
देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको नील नदी के बारे में जो भी जानकारी होगी जरूर कमेंट करिएगा। देखिए नील नदी के बारे में तो आपको पता है कि नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है और ये अफ्रीका में है। आपको बताने कि नील नदी का उद्गम कहाँ पर होता है और ये इसका ड्रेनेज कहाँ पर होता है, यानी कि यह अंतिम में जाकर गिरती कहाँ पर है। इसके बारे में आपको जो भी पता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।